नमस्कार। नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली। जैसा आप जानते हैं, हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति विशेष से कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में समाज के लिए कुछ विशेष योगदान दिया हो। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ CMI हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RK जैन हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो कहाँ से की और किस तरह से आपने अपना ये कैरियर शुरू किया? मैं जो है यहाँ देहरादून में एक चक्राता एक जगह है, वहाँ चक्राता में मेरा जन्म हुआ था जी। और मैं एक बिजनेसमैन परिवार से बिलोंग करता हूँ। चक्राता में मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ से ही जब वहाँ की हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को उस समय हम देखते थे कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी कमी थी, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तब ये उस समय छोटे थे तो अपने आप तो कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे फादर ने कहा कि नहीं भाई, एक मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से अच्छा रहा जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बेटा पढ़ाई में मेडिकल में जा सकता है। तो मेडिकल की नींव वहीं से बढ़ गई थी कि भाई हाँ, मुझे मेडिकल कैरियर अपनाना है, ऑप्ट करना है। फिर उसके बाद वो मेडिकल में जाए। मैंने जब एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ दिए, देहरादून में हम शिफ्ट हो गए थे चक्राता, वो भी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि वहाँ शिक्षा के साधन नहीं थे। जी जी। आज भी वही हाल है, शिक्षा तो उसकी वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ पर जब मैंने पढ़ाई में मेरा ठीक ठाक स्तर रहा तो मैंने जब मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो आगरा मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई MBBS भी मैंने वहीं से किया है और फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसे MDM कहते हैं, मैंने MD मेडिसिन में भी आगरा मेडिकल कॉलेज से किया है। और वहाँ से करने के बाद फिर जैसा मन में था, जैसा हमारे परिवार की इच्छा थी, मैं अपना देहरादून में आके मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। कौन सा सन था वो जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी? और जो ये CMI की नींव है ये कब पड़ी और ये आपका अपना बेबी है, इसको कब आपने सोचा कि इस तरह का एक अस्पताल जो है देहरादून में होना चाहिए? जब मैं मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन में कर आया तो मैंने यहाँ पर 1980 में मैंने अपनी पटेल नगर में यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की एज एन OPD प्रैक्टिस, कंसल्टेशन OPD प्रैक्टिस शुरू की। जब प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय पेशेंट डिफरेंट काइंड के आया करते थे। जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट कोई आया, अब उसमें मुझे मालूम है मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मेरे पास साधन नहीं थे कि मैं उनको क्या करता था। उस समय मैंने कहा भाई आप जो है इस जगह पर चले जाइए, दून हॉस्पिटल चले जाइए। तो मैं उस पेशेंट में जो मैं करना चाहता मैं अपने आप नहीं कर पाता था। तो मैं कहीं ना कहीं बंधा महसूस करते थे क्योंकि साधन नहीं थे। तो मैंने फिर साधन ना होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड हैव अ नर्सिंग होम जहाँ पर मैं इन सब का अपने आप ही इलाज कर सकूँ, मैं अपनी सेवाएं दे सकूँ और अपनी विधा के साथ में जस्टिफिकेशन कर सकूँ। तो मैंने फिर एक जैन हॉस्पिटल नाम से एक संस्था खोली जो 1990 में, आफ्टर 10 years ऑफ माई प्रैक्टिस, 1990 मैंने जैन हॉस्पिटल की संस्था खोली। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जो नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी या सबसे पहले हमने डायलिसिस मशीन लगाई वहाँ पर। वेस्टर्न यूपी की ऑलमोस्ट प्रथम डायलिसिस मशीनों में वहाँ थी जहाँ पर जो हम लोगों ने ये लगाई। तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि रही? ये उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब हम ये हॉस्पिटल बना रहे थे और लोगों को पता था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें डायलिसिस की भी सुविधाएं हैं, तो लोग बनता हुआ देखते आते थे कि भाई, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता था दिल्ली डायलिसिस। एवरी 3rd 4th डे दे यूज्ड टू गो टू दिल्ली जस्ट टू गेट अ डायलिसिस डन। तो वो लोग आते भी इसको जल्दी बनाओ, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, यहाँ पर कुछ लोग हैं कि इसको जल्दी बनाइए जिससे कि हमें वहाँ दिल्ली जाना हमारा छूट जाए और हमारी डायलिसिस यहीं पर हो जाए। तो उस तरह की सुविधाएं डायलिसिस की, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की और ये हार्ट की, जो नॉन इन्वेजिव हार्ट की, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं बट नॉन इन्वेजिव हार्ट से पेशेंट की हम लोग ट्रीटमेंट, तो वो मैंने 20-25 बेड का हमारा हॉस्पिटल था, वो हमने खोला। फिर उसके बाद मेरे साथ और लोग जुड़ते गए, जो एक न्यूरो सर्जन जुड़े हमारे साथ, एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जुड़े। तो जब वो मुड़े तो हम लोग जब शाम को बैठा करते थे तो हम लोग अभी यहाँ पर भी अभी कुछ कमी है। मैंने कहा हाँ कमी है, क्योंकि उस समय भी मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसको जरूरत हुई एंजियोप्लास्टी की, तो आप दिल्ली भेजिए, चंडीगढ़ भेजिए। ब्रेन की चोट हुई
सीटी स्कैन नहीं था, कहाँ भेजें, चलो भाई दिल्ली। इवन आई रिमेम्बर कि सीटी स्कैन तक के लिए पेशेंट्स को मुझ समय दिल्ली भेजा करते थे। न्यूरो सर्जरी की तो बात ही छोड़ दी है। इसी तरह से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एंडोस्कोपी वगैरह ये सब सुविधाएं नहीं थी, हम भेजते थे। तब हम लोग जब बैठते थे तो ये विचार आया मन में, क्यों ना हम सब लोग एक इकट्ठा होकर एक ऐसा अस्पताल बनाए जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो उस तरह से ये CMI का कंसेप्ट बना, और जब CMI का कंसेप्ट बना और CMI के लिए हमने सोच विचार किया सब मेरे अपने कुलीस के साथ, तो हार्डली टुक 2 आवर्स, क्योंकि उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के सोचा नहीं कि इसका क्या होना है आगे। हमने हमारे उस समय दिमाग में, मेरे दिमाग में स्पेशली एक जुनून था कि नहीं, सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हमें देनी चाहिए। और वो जो जुनून था, उस जुनून ने ये CMI बना दिया। बहुत खूबसूरत, और ये मरीजों के लिए एक तरीके से वरदान के रूप में साबित हुआ है। उत्तराखंड के जितने भी मरीज हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों के मरीज हैं, वो भी वहां आकर अपना इलाज कराते हैं और एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि अब वो CMI पहुंच गए हैं तो अब उनको राहत मिल जाएगी। कई बार देखने को मिला है, जो हमारा जिला अस्पताल है, जो देहरादून में जिला अस्पताल है, उसकी बात करते हैं, कई बार वहां जाकर देखा गया है सुविधाओं की कमी है। सुविधाएं यदि हैं तो उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसकी देखरेख करने वाला ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है। तो आपने भी कभी इस तरीके की चीजें महसूस करी हैं? हम चाहेंगे आप शेयर करें हमारे साथ। जून अस्पताल का या जो भी सरकारी अस्पताल हैं, उनके बारे में सिर्फ एक मुझे लगता है कि वहाँ पर पेशेंट्स का ओवरलोड बहुत है, और ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि वहाँ जो डॉक्टर्स हैं या वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं कि 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में 100-150 मरीज आदमी नहीं देख सकता है। उसके लिए आपको और सुविधाएं चाहिए। सुविधाओं में मैं बेसिकली कहूँगा डॉक्टर्स ही सबसे पहले चाहिए, और यदि वो डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं होगी तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप चल मरा जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की उपलब्धता क्यों नहीं है? क्या डॉक्टर्स है नहीं काबिल जो कि देहरादून में आ सके? दूरस्थ क्षेत्रों की बात मैं मानती हूँ कि दूरस्थ में जाने से डॉक्टर कतराते हैं, और सरकार बहुत ही निरंतर प्रयास में लगी है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो है हमारे डॉक्टर्स जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ वजह ऐसी होती है कि डॉक्टर वहाँ जाने से कतराते हैं। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शायद इस वजह से नहीं जाना चाहते, या क्या परेशानी है जिसकी वजह से डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, ये आपने कहा है। जैसे अभी हमारे जो PMS सर्विसेज में, उसमें करीब 2600 डॉक्टर्स के होने चाहिए जी, सभी जगह पर, PSC, CHC, SAD और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मिलाकर। और आज मुझे लगता है कि 50% डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध है, 50% नहीं है। क्या उस पर भी काम किया जा रहा है? उस पर सरकार अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है। इसमें मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। पर यदि मेरे पास एज ए डॉक्टर और एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मेरे पास 2 चीजें सामने रखी हैं। एक बहुत अच्छी चीज है और एक कम अच्छी चीज है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मैं एक बहुत अच्छी चीज को चुनेंगे। तो मेरे पास यदि है कि मैं दूर अस्पताल में रहूं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहूं और मुझे PSC, CHC में ना जाना पड़े, तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्रेफर करूंगा। आज हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, और मैं देश में ही नहीं बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड भी डॉक्टर्स की कमी है। जब उस कमी के चलते हुए ही फिर वो आ जाता है कि मेरी प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी मेरी ये है कि भाई मैं बेटर जगह काम करूं। जब मुझे बेटर जगह काम करने को मिल रहा है तो मैं नहीं जाना चाहूंगा दूसरी जगह। और फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इतने आ गए कि वो भी तो जो नहीं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कॉर्पोरेट कल्चर जब से आया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, बड़े लोग तो उनमें जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं, तो क्या इसकी वजह जो है डॉक्टर्स की कमी जो है दूरस्थ में मानते हैं आप, या जो और भी अस्पताल हैं? मैं इसकी कमी इसलिए नहीं कहूँगा कि बड़े हॉस्पिटल्स, एक लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बहुत ऐसे नहीं है कि देहरादून में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने हैं, उनकी वजह से कमी नहीं है जी। कमी क्या है कि बेसिकली जो जितनी हमारी परसेंटेज पे डॉक्टर्स होने चाहिए वो है ही नहीं। जब वो नहीं है, अभी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं हमारे, इसी तरह से हमारे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। हमारे 4-5 मेडिकल कॉलेजेस अब पिछले 5-6 साल में खुले हैं। अब उनसे जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे डॉक्टर्स, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कमी पूरी होनी चाहिए। तो क्या इस तरह का, जैसे कि सरकार अभी कुछ प्रावधान बना रही है कि जो भी यहाँ पर उत्तराखंड से मेडिकल की पढ़ाई करेगा उसको पहले जो है कुछ समय अपने दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के सर्विसेज देनी होगी,
ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें यदि सरकार को सफलता मिलती है, और मेरी दिली इच्छा है कि इसमें सरकार को सफलता मिले, लेकिन उसके लिए सरकार को कड़े प्रावधान और नियम भी बनाने पड़ेंगे। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। शुरू में थोड़ी कार्रवाई होगी, शुरू में थोड़ा नाराजगी भी होगी, लेकिन आगे आने वाले सरकार को ऐसे कदम लेने पड़ेंगे जो जनता के फायदे के लिए हो, रादर कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए हो। मुझे लगता नहीं है सरकार ऐसा कर रही है, सरकार काम अच्छा कर रही है इस समय। मेरा जो सुझाव है इस सब को सुधारने के लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अब मुझे 38 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस, जो स्वास्थ्य के, वो भी देहरादून नहीं, मुझे 38 इयर्स हुए। 38 इयर्स अ बिग टाइम, 2 जनरेशंस का पीरियड हो गया। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को ये सलाह भी दी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुदृढ़ कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सब ये होने चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट को आप अभी छोड़ दीजिए। सुपर स्पेशलिस्ट को आप प्राइवेट अस्पतालों से आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनकी सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन आप प्राइमरीली इन सब अस्पतालों में जो 13 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं दीजिए कि एक उत्तरकाशी या किसी दूर दराज के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ से, वहां पर किसी को अपेंडिक्स का पेन हुआ तो उसको देहरादून ना आना पड़े, उत्तरकाशी से देहरादून ना पड़े। किसी को चेस्ट पेन हुआ तो वहां पर एक फिजिशियन होना चाहिए, वो देख के बता दे कि इसको आगे कुछ रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, चेस्ट पेन हुआ वहां से उसको देहरादून आवे, क्योंकि वहां पर फिजिशियन नहीं है। तो ये फिजिशियन ना होना, मुझे जहाँ तक ध्यान है, हरिद्वार का जब मैं स्वास्थ्य सलाहकार था सरकार का, तो उस समय था हरिद्वार में, मैं एक बार मैं वहाँ गया इंस्पेक्शन पर, वो मुझे आई वाज सरप्राइज कि देयर इज नो फिजिशियन फॉर लास्ट 5 इयर्स। और मेरे ख्याल आज भी शायद यही स्थिति है कि वहाँ फिजिशियन नहीं है। तो ये सब यदि सरकार इस पे दृढ़ निश्चय ले ले और किसी प्रेशर में न आके हर जगह एक फिजिशियन, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, सभी विधाओं के लोग यदि रख दे और उनको सुदृढ़ीकरण कर दे, फिर सेकेंड स्टेज में आप CHC लीजिए, फिर PSC लीजिए, यदि उनको देना, मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अपने दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। उसमें फिर चेस्ट पेन के लिए और अपेंडिक्स के लिए देहरादून की तरह नहीं आना पड़ेगा। और देहरादून पे जो लोड पड़ता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, उनको आप वहीं पर रोकने की कोशिश करिए। और यदि ये करते हैं कोशिश, और जो कि जो संभव है, लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, विदाउट प्रेशर आपको काम करना पड़ेगा सरकार को। यदि ऐसा सरकार करती है, मुझे लगता है कि काफी हद तक 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगी। और 50% बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरे देश में कमी है डॉक्टर्स की, उत्तराखंड एकमात्र नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 170 डॉक्टर होने चाहिए। आज हमारी हालत ये है, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे उत्तराखंड हो, 170 की जगह सिर्फ 70 है। 100 की कमी कैसे पूरी की जाएगी? 100 की कमी आज पूरी नहीं हो सकती है। वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना है, नहीं पूरी हो सकती। उसके लिए हमें कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज करनी पड़ेगी। मैंने एक बार यहाँ स्वास्थ्य विभाग को लिख के दिया था कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ फार्मासिस्ट को या किसी को एक इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग 6 महीने कर देकर उनको उसके लिए बाई लॉ दे शुड बी ऑथराइज्ड टू ट्रीट। यदि ऐसा भी हम कर पाए, अमेरिका की मैं आपको बात करता हूँ, वहाँ एक ट्रिपल लाइन सर्विस है, 911 सर्विस है। आप जब कॉल करते हैं तो 911 को कॉल करते हैं। हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, उसमें डॉक्टर नहीं जाता 911 में, वहाँ पर टेक्नीशियंस जाते हैं। और वो टेक्नीशियंस दे आर अलाउड टू गिव थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट। हार्ट अटैक हो गया, उसमें 1 आवर विंडो पीरियड होता है कि उस पीरियड में उसको थ्रोम्बोलाइज हो जाए वो। उस वहां पर वो ऑथराइज्ड है बाय लॉ कि ही कैन गिव दैट ट्रीटमेंट। और यदि उसने वो ट्रीटमेंट दे दिया तो उसकी एंजियोप्लास्टी वहीं तो क्या आपने इस तरह की सलाह उत्तराखंड की सरकार को दी है? मैंने दी है, लेकिन क्योंकि कानून आड़े में आता है, कानून वो कहते हैं ये इस तरह का तो हम लोग कानून है ही नहीं। मैंने कहा बनाइए, तो उस पर विचार चल रहा है, देखते हैं। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप एक सलाहकार के रूप में आपने कई सलाह दी है कि स्वास्थ्य महकमा जो है हमारा अच्छा रहे, सुदृढ़ीकरण उसका हो। और डॉक्टर्स की जो कमी है उत्तराखंड में, जैसा आपने कहा पूरे ही देश में है, लेकिन उत्तराखंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि 38 साल आपको यहाँ पर हो गए काम करते हुए, तो आप ज्यादा बेहतर उत्तराखंड को जानते हैं। तो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जो डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए।
तभी आपके डॉक्टरी करने का भी फायदा तभी है जब आप अपनी सेवाएं उन मरीजों को दे सके जिनके लिए आपने डॉक्टरी मुझे लगता है कि खाली कानून बनाने से नहीं, जो स्टेक होल्डर्स है, मैं उन सबसे हम बात करें बैठ के, जैसे मैंने बात की है पीएमएस के बहुत से डॉक्टर से, वो कहते हैं सब जाना चाहते हैं, सब चले जाएंगे, तो फिर लेकिन कमी ये है कि प्रेशर्स आते हैं, नहीं मेरा जो डॉक्टर है उन्होंने कहा उसको तो यहीं रख दीजिए। तो ये किस तरह के प्रेशर्स होते हैं? प्रेशर्स पॉलिटिकल प्रेशर्स कि भाई एक डॉक्टर वो देहरादून में ही रहना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए क्योंकि ऊपर से किसी मिनिस्टर का या किसी एमएलए विधायक का या किसी और का वो दबाव है, उसको किया भी जाता है, वो फिर वहाँ करवा लेता है, वो चीजें यदि खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को खुद ही कड़े कदम उसके लिए उठाने पड़ेंगे, तभी हमारे स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से सुदृढ़ होंगी और जो दूरस्थ क्षेत्रों के लोग हैं उनको देहरादून नहीं आना पड़ेगा और उनको ये सुविधाएं जो है वही उपलब्ध हो जाएंगी। मैं बारंबार ये कहता हूँ, मैं हमेशा हर फोरम में ये कहता हूँ कि अभी सुदृढ़ीकरण पूरे आप स्वास्थ्य सिस्टम का ना करें, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हाँ। सिर्फ जिला अस्पताल का कर दीजिए तो सारा का सारा 60-70% चीजें इनलाइन हो जाएंगी। तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ये काम सरकार कर सकती है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए, और यदि ये हो जाएगा मुझे लगता है 60-70% सुधर जाएंगी। जब ये सुधरेंगी तो सेकंड स्टेज पे CSC PSC भी सुधरेंगे फिर। जरूर। तो सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है डॉक्टर साहब की आवाज सुनाई दे रही होगी कि जो भी डॉक्टर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिला अस्पतालों की यदि स्थिति सुधर जाए तो बहुत कुछ 60-70% जो है मरीजों को राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस मेडिकल फील्ड में, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या क्या उपलब्धियां आपने अभी तक हासिल की हैं? ये तो बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि आपने देहरादून जैसी जगह पर दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद तो है कि जो उनका मरीज है वो अब सही जगह पहुंच गया, उसको सही और पूरा प्रॉपर इलाज मिल जाएगा। बाकी उपलब्धियां आपकी क्या रही? मैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानता हूँ कि जो उस समय जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी 90% लोग जो सीरियस बीमारियों से ग्रस्त थे उनको हम चंडीगढ़ या दिल्ली भेजा करते थे या जाया करते थे, वो उन सबको एक रोकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि के रूप में जब CMI फिर हमने जब बनाया तो CMI में हमने और एडवांस्ड फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की, उनसे और वो रुके और उसी से प्रोत्साहन लेके मुझे लगता है आज और भी जो और कॉर्पोरेट डॉक्टर हॉस्पिटल आए हैं वो सब भी उस चीज में मदद कर रहे हैं कि अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अमेरिका जाके इलाज कराते हैं। मुझे मैं शायद सच्चाई बोल रहा हूँ कि वो इलाज कराते हैं, लेकिन यहाँ उपलब्ध है। हाँ। तो ऐसे तो यहाँ पर भी होंगे कि यहाँ उपलब्ध होने के बाद भी लोग बाहर जाते हैं, वो वैसे भी जाएंगे। जिसके पास जैसे साधन है अपने जीवन के लिए हर आदमी को बेस्ट करता है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कि आज मजबूरी है जाने की कि हमारे पास ये साधन नहीं है। कुछ एक तो क्षेत्रों को छोड़ दें तो जनरली सारी चीज़ें देहरादून में उपलब्ध है और देहरादून आगे आने वाले समय में और मैं कहूँगा आज भी एक मेडिकल हब बनने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश जो हमारा साइड में लगा हुआ उत्तर प्रदेश है वहाँ से बहुत पेशेंट्स हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं का स्तर का आसपास की जगह से काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर अच्छा इलाज भी होता है और जब इलाज होता है तो उसी से ही लोग पेशेंट्स आते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानता हूँ कि भाई ये हमने एक शुरुआत की थी जिसको इस रूप में फलीभूत हो रही है। और क्या क्या सुविधाएं हैं मेडिकल यदि बात की जाए आपके अपने CMI में, किस किस तरीके की सुविधाएं आप अपने मरीजों के लिए? CMI में लगभग सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं इस समय। सिर्फ एक कैंसर रेडियोथेरेपी उसको छोड़कर वो हम लोगों के पास वहाँ पर अभी स्थान नहीं उपलब्ध है। हम सोच रहे हैं कहीं और स्थान लेकर उसको किया जाए। उसको छोड़कर बाकी चाहे वो न्यूरो सर्जरी की हो, जो जटिल से जटिल ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक्स हम लोग कर रहे हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी हमारे यहाँ एडवांस चीज़ें हो रही हैं। डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं। अभी जो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी है ये हम सब लोग कर रहे हैं। और तो जनरली सभी सुविधाएं, ट्रॉमा का हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है ट्रॉमा के लिए, तो वो सब चीज़ें हो रहे हैं और उससे मेरे ख्याल जरूर फ़ायदा हो रहा है। और एक चीज़ जरूर है कि
हमारे यहाँ कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है। यदि और जगह से लगाएं, जैसे लोग होता है भाई बड़ा महंगा अस्पताल है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अस्पताल चलाने के लिए कुछ जो व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा लेना चाहिए वो तो जरूर लिया जाता है, पर बहुत महंगा अस्पताल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, कई बार देखा गया कि आप जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ एक मेडिकल स्टोर भी खुला होता है और आपको ये कहा जाता है कि जो भी दवाइयाँ हैं आपको यहीं से खरीदनी है, तो क्या ये ज़रूरी होता है? CME हॉस्पिटल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ मेडिकल शॉप्स हैं, लेकिन वो है एक सुविधा के लिए। हम कोई किसी को मेडिसिन अपने आप सप्लाई नहीं करते हैं। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हम पेशेंट्स को पर्ची लिख कर देते हैं कि ये आप दवाई लाइए, ये उसकी मर्जी है, वो वहाँ से ले या बाहर से ले। यदि कोई बाहर से लाता है, कोई हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप यहाँ से लीजिए। लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया जब बाहर के मेडिकल स्टोर में जाते हैं और आप उनको अपना पर्चा दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये दवाई हमारे यहाँ नहीं, ये अंदर ही आपको मिलेगी मेडिकल स्टोर में, क्योंकि ये दवाइयाँ हम नहीं रखते, ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर जो अंदर है वहीं रखी जाती है। अब ये उन स्टोर्स की अपनी काबिलियत है कि जो दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ, जिस तरह के मेरे पास पेशेंट आते हैं वो आसपास भी होनी चाहिए। यदि आसपास होंगी तो वहाँ से ला सकता है, और लाते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दवाइयाँ वहीं से लेते हैं, लेकिन ये एक सुविधा के लिए जरूरी है। वहाँ पर आसपास जितना भी यदि पेशेंट को इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएटली वहाँ पर सुविधा भी होनी चाहिए। ब्लड बैंक की बात करते हैं कि आपके यहाँ बहुत इस तरीके के केसेस आते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, तो ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या ब्लड बैंक आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही बनाया हुआ है या आप कहीं बाहर से? हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, लेकिन दो ब्लड बैंक है। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ब्लड बैंक है और एक हमारा दून हॉस्पिटल का एक ब्लड बैंक है। तो वो दोनों ब्लड बैंक से हम अपनी व्यवस्था पूरी चलते हैं और हमें उसमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जनरली हम लोगों को वहाँ से ब्लड इजीली मिल जाता है। और ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, वो है, तो वो क्योंकि यहाँ से हमें इमीडिएटली हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो हमने उस दिशा में कभी विचार नहीं किया कि हम अपने आप ब्लड बैंक खोलें। तो आप हॉस्पिटल की तरफ से मतलब जो ब्लड है वो प्रोवाइड करते हैं मरीज को, या मरीज को आप कहते हैं कि वो जाकर के ब्लड बैंक से खून लेकर? हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है तो हम मरीज को एक ब्लड सैंपल जरूर देते हैं, ब्लड सैंपल निकाल कर, और उसकी ब्लड बैंक में उसकी जाँच पड़ताल होती है, उसमें सब चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके बाद वहीं से हम उनको कहते हैं कि आप ब्लड लाइए। तो जो एक नॉर्मल ब्लड बॉटल जो होती है, जो एक आम आदमी को चढ़ाई जाती है या सर्जरी के समय काम आती है, कितनी कीमत उसकी होती है? जो नॉर्मल जो कीमत है जो ये ब्लड बैंक वाले देते हैं, मुझे लगता है शायद 1500 से लेके 2000 रुपए तक की उसकी कीमत होती है। और उसमें आप जनरली जो लोग रहे हैं, ये तो हमने डोनेशन का ब्लड है, डोनेशन का ब्लड है, ये कॉस्ट ऑफ जो इतनी हाई है, वो उसका जिससे हम ब्लड लेते हैं उसके हम सारे टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है कि जिससे दूसरे, तो वो उन टेस्ट की मेजर कॉस्ट उन टेस्ट की है, और उसको फिर उसके संरक्षण की बाकी ब्लड की जो बॉटल्स होती है निकालने का उसका होता है, मेजर कॉस्ट उन चीजों की होती है। जो हॉस्पिटल वेस्ट आपके यहाँ होता है, तो क्या उस कूड़े का जो है रिसाइकल भी होता है? क्या इस तरीके का भी कोई प्रावधान है? ये हम लोग जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो मॉनिटर करता है इन सब चीज़ों को, और उनको जो जिस तरह से भी उन लोगों के रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार से उसका डिस्पोजल होता है, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, यदि आप एक डॉक्टर न बनते तो आप क्या आप पसंद करते बनना? बड़ा मुश्किल है कि ये कहना कि यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टरी के पेशे में जितना मन को शांति मिलती है, एक पेशेंट जो डेथ बेड पर है जब वो ठीक होकर जाता है, तो जितनी आत्मिक शांति पेशेंट के रिलेटिव और उनको तो मिलता ही है, लेकिन डॉक्टरों की बहुत शांति मिलती है। तो मैं तो कहूँगा कि यदि मुझे और भी कुछ कभी कुछ किए होता, मुझे फिर आप एक फिजिशियन बनाइए, और फिर मैं जिससे कि एक सेवा कर सकूं पब्लिक की और जनता के, एक परेशान एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर यदि मुस्कुराहट देखना और खुशी देखना, उससे बड़ी सुख शांति कोई नहीं हो सकती। तो ये आपकी सुख शांति का कारण है। तो आपके जवाब में ही मुझे एक सवाल का और जवाब मिल गया कि तनाव जब आपको बहुत हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन आप इस तरीके के माहौल में रहते हैं, पेशेंट्स हैं, ब्लड 24 घंटे आपको दिखाई देता है,
लोग टूटे फूटे और बदहाल स्थिति में आपके पास आते हैं, उसके बाद जब आप शाम को घर जाते हैं तो तनाव मुक्त अपने आप को कैसे करते हैं? तनाव मुक्त तो यदि मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है तो मैं तनाव मुक्त तुरंत हो जाता हूँ। हाँ, जब नहीं पेशेंट ठीक होता या और किसी तरह के प्रेशर्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा तनाव होता है, वो घर पर जाकर घर की चीज घर में, अस्पताल की चीज अस्पताल में, तो घर बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो वो तनाव मुक्त मैं ये तो नहीं कहूँगा हमेशा ही रहते हैं, हाँ, क्योंकि डर तो बना ही रहता है कि अस्पताल में ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन फिर भी जब पेशेंट ठीक होते हैं तो वो तनाव मुक्ति अपने आप हो जाती है। कई बार महीनों की जो तनाव है, यदि एक पेशेंट हम ठीक करते हैं जो कि ऐसा लगता था हमें कि जो इमीडिएटली कि नहीं ठीक होगा, तो मुझे लगता है कि उससे सारा तनाव सारा तनाव दूर हो जाता है, महीनों का भी तनाव एक क्षण में दूर हो जाता है। राजनीतिक प्रेशर्स भी आपको रहते होंगे, जैसे कई बार इस तरह के मरीज आ जाते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा कि अभी पीछे नरेंद्र सिंह नेगी जब बीमार हुए थे तो उस वक्त भी सीएमआई पर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ था। तो उस वक्त किस तरह की स्थिति थी और क्या पहले भी इस तरह की स्थिति आई है? जैसे पॉलिटिकल प्रेशर्स तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, हमारे पास सभी लोग आते हैं और सभी लोग एक सम्मान चाहते हैं, सम्मान दीजिए तो प्रेशर्स खत्म हो जाते हैं। बल्कि मुझे तो पॉलिटिकल, यदि कोई मेरे से कोई कहता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन कि भाई हमारा पेशेंट है इनको देख लीजिएगा, तो मुझे एक और रिलीफ मिलता है कि मेरे लिए पीछे बैकिंग है उन पॉलिटिकल पर्सन की। इफ समथिंग अनफॉर्चुनेटली हैपन्स तो वो पॉलिटिकल बैकिंग है। दूसरा, इस टाइप के जब बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो लोग बाग तब थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, जब बार बार 6 आदमी एक ही चीज को पूछते हैं, बार बार हमें वही रिपीट करनी पड़ती है, तो हमें प्रेशर जरूर महसूस होता है। क्या कभी आपने पुलिस की मदद भी ली है इस बात के लिए? पुलिस की मदद इस बात के लिए तो नहीं ली है, हाँ, लेकिन कोई वहाँ पर मारपीट करने लगता है, कोई झगड़ा करने लगता है, क्योंकि कई बार उग्र हो जाते हैं ना अपने मरीज को लेके लोग, तब हम पुलिस की मदद लेते हैं। यदि कोई मारने पीटने पर आ जाता है तो लेकिन उसमें यह है कि यदि हम कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, हम उनके अटेंडेंट से अच्छी तरह से बात करें, समझाएं उनको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, अकेशनल एवरीवेयर। जी। आप एक जनरल फिजिशियन हैं और आप कार्डियोलॉजिस्ट भी आपको कहा जाता है, तो किस तरह से आप पेशेंट्स के लिए आप किस तरह का संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि किस तरीके का उनका दिनचर्या होनी चाहिए, जिस तरीके का आजकल माहौल है, जिस तरह का आजकल लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, तो कुछ बीमारियां तो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये उठाया है। ये नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो जो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर या और इंटरवेंशंस जो करते हैं, यदि उनको मैं छोड़कर अपने आप को उनसे अलग नॉन इन्वेजिव के तरह मानूं, जो जिसमें हम इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हम हार्ट अटैक कहते हैं या इवन ब्रेन स्ट्रोक्स भी, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसी ब्रेन अटैक कह लीजिए उसको और हार्ट अटैक कह लीजिए, 5 चीजें को यदि आप ध्यान रखें, स्मोकिंग करते हैं छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज आधा घंटे डेली करिए, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करिए, अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहिए, डायबिटीज है उसको कंट्रोल करिए, डॉक्टर को दिखाइए, कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करिए। यदि आप ये 5 चीज़ें कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 70 से 80% चांस आप अपने हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना को कम कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको आपको नियम से पालन करना चाहिए कि स्मोकिंग ना करें, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल में रखें और एक एक्सरसाइज करते रहें। इतना आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 70% आप अपने स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक को रोक देंगे। और यदि आप करते हैं और मेरे इस कहने से कुछ लोगों को फायदा होता है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब संतुष्ट हो जाएंगे यदि आपने डॉक्टर साहब की ये सलाह मान ली, जो कि आप फीस देने के बाद, हॉस्पिटल में लाइनों में लगने के बाद डॉक्टर से लेने जाते हैं, वो यहाँ पर आपको बातों बातों में डॉक्टर साहब ने बता दी है। ये मूल मंत्र के रूप में आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको जो भी आपकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो अपने आप में दूर हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, इन सब के अलावा आपको कुछ सम्मान भी जो है मिले हैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो क्या क्या वो सम्मान है, ये आपसे जानना चाहेंगे। सम्मान के रूप में काफ़ी सम्मान जो लोकल स्तर पर मिलते रहते हैं, बट सबसे बड़ा जो सम्मान है जो भारत सरकार द्वारा पद्म श्री के रूप में 2008 में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए, वो एक बहुत बड़ा सम्मान है और उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं करता है।
वो कोई उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं होते हैं। ये तो एक स्वतः ही, और जब मिलता है तब सडनली पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो गया। जब यहाँ से सरकार द्वारा मेरा नाम भेजा गया, तो यार बहुत से सरकार नाम भेजती रहती है, कहाँ होगा, लेकिन वहाँ से जब उन्होंने वहाँ कुछ सोचकर मुझे मेरा नाम इसमें आया, तो इट वाज रियली सो सेटिस्फाइंग, और एक प्रेरणा मिली कि नहीं अब आपको ये आगे आगे काम करना है। तो क्या आप सोशल कॉजेस के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, सोशल कॉज जैसे हमारे जो कैंप्स हैं वो लगते रहते हैं, कुछ हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हमारे एक नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं पैटर्न हूँ, उसमें भी हम काम करते रहते हैं, अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से भी काम करते रहते हैं, और भी इसी तरह की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं, दवाइयाँ भी हम फ्री में देते रहते हैं। और बहुत से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जिनके पास नहीं होता, साधन नहीं होते, उनके लिए क्या करते हैं? उनको साधन ना होने की वजह से हमारे अस्पताल में, CMI अस्पताल में ऐसा नहीं है, उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट होगा चाहे साधन है या नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी से ये नहीं कहते आप पहले पैसा जमा कराइए। पैसा बात की चीज़ है, सबसे पहले उसका स्वास्थ्य है। और जनरली मैंने देखा कि 95% लोग पहले पैसा लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पहला पैसा लिया नहीं जाता, दे के जाते हैं। अब 2-4% है बेचारों के पास, नहीं है किसी के पास, लेकिन वो हमें दुआएं दे के जाता है, वही हमारे लिए पैसा का काम करता है। बहुत अच्छी बात है, तभी आपको पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है सरकार द्वारा, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में। आप आगे और कुछ नए आयाम भी क्या स्थापित करना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? अब जैसे हमने बताया कि सर कभी कभी सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन एक कैंसर एक ऐसा रोग है जिसकी हमारे पास सभी सुविधाएं नहीं है। तो मेरी मन की इच्छा है कि वहाँ पर मैं नहीं कर सकता, लेकिन कहीं और यदि हम कैंसर के क्षेत्र में कुछ और कर पाऊँ, जो कि मैं शायद करूँगा, जब सोच लिया है तो करेंगे जरूर। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जरूर मैं करूँ, और एक रीजनेबल अफोर्डेबल कैंसर का हम ट्रीटमेंट कर पाएँ। उसके लिए क्या आप सरकार से भी कोई मदद चाहेंगे? सरकार से कुछ इनका है, जो हम वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मदद इसमें मिलती है, तो वो मदद जो क्या नाम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार है, वो हम जरूर लेंगे। और उसके बावजूद भी हम और कुछ हमें मशीनों को लगाने के लिए, उसके लिए हम सरकार को अप्रोच करते हैं, करेंगे। यदि मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अपने साधनों से जैसे CMI खड़ा किया ऐसे ये भी खड़ा करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बातों बातों में बहुत सारी हमने बातें करी, और इससे अब जो ये क्षेत्र है चिकित्सा का, इसके लिए आपके मन में जो एक जुनून है मरीजों को ठीक करने का, अपनी चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने का, ये एक बहुत अच्छा जज्बा है और बहुत अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर आप काम कर रहे हैं। मरीजों को एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलता है, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।